Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our lecture 19 on optimization. The course code is MTH 374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our lecture 19 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, हम पिछले 4-5 लेक्चर से कुछ सर्च मेथड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल सर्च के हमने 3 मेथड्स किए हैं और फिर 1 या 2 अगर आप इनको कहना चाहें 2 हमने 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस के सर्च मेथड्स किए हैं, ठीक है। जो 1 डायमेंशनल के सर्च मेथड्स हमने किए हैं वो थे कौन कौन से थे आपके पास। डाइकोटमस सर्च था, 2 पॉइंट सर्च जिसको हम कहते थे, और डाइकोटमस सर्च दोनों ही नाम हमने उसको दिए। फिबोनाची सर्च था और फिर गोल्डन सेक्शन सर्च था। तो ये 3 बेसिकली सर्च मेथड्स हमने देखे हैं जो 1 डायमेंशनल फंक्शंस के लिए हमने जिनको अप्लाई कर सकते हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं ये आपको पता है। एक मेन डिसएडवांटेज ज़ाहिर है इसमें कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह एनालिटिक मेथड्स हैं, ज़ाहिर एनालिटिक मेथड्स हमेशा बेस्ट होते हैं अगर अवेलेबल हों तो, लेकिन एनालिटिक मेथड में हमने लेट्स से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। इतना क्विक नहीं है ये, लेकिन अगर वो सब काम हम नहीं कर सकते तो इवेंचुअली हम फिर भी मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास यूज़फुल हैं सर्च मेथड्स, ठीक है। तो सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कोई डेरिवेटिव नहीं चाहिए आपको, कोई कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमें बेसिकली सिर्फ फंक्शन चाहिए और उसकी वैल्यूज़ हमने चेक करनी है, ठीक है। जिस रीजन में हमने उसको मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, और उन सारी वैल्यूज़ फंक्शन की में से बेसिकली हमने मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है। उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि इस स्ट्रेटजी से आप जाएंगे तो जल्दी मैक्सिमा मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। तो हम बेसिकली तीनों स्ट्रेटजी में हर इंटरवल को अब हर स्टेज के ऊपर हर स्टेप में हाफ में डिवाइड कर देते हैं। सो जिस इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा है उसको हम छोटा करते जाते हैं, हम सेक्शनिंग कर रहे हैं इंटरवल की, और हम कोशिश करेंगे इंटरवल जो है बहुत स्मॉल वैल्यूज़ के दरमियान में सैंडविच हो जाए, तो उससे हमें मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 1 डायमेंशनल केस में था। 2 डायमेंशनल केस में फिर हमने स्टीपेस्ट असेंट ये स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड देखा था, इसको हमने ग्रेडियंट मेथड भी कहा था। तो हम बेसिकली 2 डायमेंशनल फंक्शंस हैं या 3 डायमेंशनल फंक्शंस हैं, उसका मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है, उसको हमने ढूंढना है। अब वो मैक्सिमा पॉइंट क्या होता है, वो पीक होती है ना, फंक्शन की पीक होती है, माउंटेन होती है। यूनी मॉडल फंक्शन ले रहे हैं हम कि उस रीजन के अंदर उसका एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा है। तो आपको पता है अगर एक मल्टी मॉडल फंक्शंस भी हों तो आप एक रीजन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दे तो उसके अंदर वो यूनी मॉडल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है अक्सर फंक्शंस के लिए। तो अब हमने वो फंक्शंस लिए, उसका पीक पॉइंट ढूंढना है, या फिर आप हिल क्लाइंबिंग करेंगे या फिर आप वैली में जाएंगे और उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट वैली में ढूंढना है, ठीक है। ऐसे ही बनता है ना, वैली बनती है मिनिमा के केस में और पीक बनती है मैक्सिमा के केस में, ठीक है। तो आपने पीक के हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, ठीक है, पीक की टॉप तक जाना है, माउंटेन की टॉप तक जाना है। तो आप क्या करें, आप कोई पाथ ढूंढें जो आपको टॉप तक ले जाए, तो वो मैक्सिमा है। अब जाहिर है आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं, किसी पाथ से थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, किसी पाथ से थोड़ा स्लो पहुंचेंगे। तो हमने बेसिकली वो पाथ ढूंढना है जिससे आप सबसे जल्दी पहुंचेंगे, तो उसमें सबसे स्टीपेस्ट असेंट होगी, ठीक है। तो इसका फिर हमने एल्गोरिथम देखा था कि आप कैसे ये फाइंड करेंगे। तो आपको इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन के एग्जिस्ट करने चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं फंक्शन के लिए तो तब आप ये वाले मेथड स्टीपेस्ट असेंट और डिसेंट या ग्रेडियंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको यूज नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आइडिया है और यही हम ऐसे इसको करते हैं। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम चेंज होती है वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होती है, और मैक्सिमम नेगेटिव चेंज भी नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होती है ना। तो आप बेसिकली इसको ग्रेडियंट मेथड ऐसे ही कह रहे हैं कि आप रफली ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पाथ के ऊपर पहुंचे लेकिन ग्रेडियंट डायरेक्शन में पहुंचे। बिल्कुल ग्रेडियंट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं
कि आप ग्रेडियंट डायरेक्शन में वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो ये आपका स्टीप एज असेंट है, डिसेंट है, आपको इसमें इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। मतलब आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड में क्या है। ठीक है, तो आप दोबारा से देखें, एग्जांपल से एक दो सॉल्व करें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सर्च मेथड्स हैं। ऑप्टिमल सर्च है, रैंडम सर्च टेक्निक्स हैं, फिर सर्च टेक्निक्स जो हैं वो जिस तरह की वन वेरिएबल के केस में उसी के कोई एनालॉग हम मल्टी वेरिएबल के केस में बना सकते हैं। फिर कॉन्जुगेट ग्रेडियंट्स होते हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। हम लेकिन सर्च मेथड्स भी ये स्टीपेस्ट असेंट और डिसेंट भी देखा था, इसमें भी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। ठीक है, आपने अपने मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने में जो आप प्रोग्रेस करें जो वो बहुत स्लो थी। ठीक है, तो ये जो जितने भी ग्रेडियंट मेथड्स हैं ये यूजुअली काफ़ी स्लो वर्क करते हैं, और जो आप मैक्सिमम मिनिमा के पास पहुंचते हैं और भी स्लो हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी आइट्रेशंस इसको चाहिए होती हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन हर केस में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है, बहुत स्लोली मिलता है लेकिन मिल जाता है। ठीक है, तो हम सर्च मेथड्स को प्रेफर करते हैं उन केसेस में जिन केसेस में हमारे पास बाकी मेथड्स वर्क ना कर रहे हो। ठीक है, लकीली हमारे पास कुछ बहुत पावरफुल मेथड्स हैं जो फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है वैसे भी ना, तो अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कम होती है, तो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ज्यादा होती है। तो हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, जो जितने भी हमारे लेक्चर्स रह गए हैं उनमें हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। तो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन वन वेरिएबल फंक्शंस के लिए भी और मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के लिए भी। ठीक है, तो अब ये सारा केस हमने डिस्कस करना है, इसकी बात करनी है और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अब कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मल्टी वेरिएबल के फंक्शंस में ही होती है। बेसिकली वन वेरिएबल के फंक्शन के ऊपर आप क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे, वो फंक्शन खुद ही एक कॉन्स्ट्रेंट है, तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन ही होगा। बेसिकली मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा, उसके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी। ठीक है, एक कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, इक्वालिटी की कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है। तो इस तरह के सारे कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हमने करने हैं। ठीक है, तो आज और आज के बाद वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम कुछ बहुत पावरफुल मेथड्स डिस्कस करना चाह रहे हैं कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को करने के। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करना है जिनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स हों। ठीक है, तो उसमें हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात की हुई है, बहुत डिटेल में हमने इसको देखा हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे आती हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, आज भी कुछ मजीद बात कर लेंगे और फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करनी है। ये डिटेल आ रही है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। आज और ये वाला लेक्चर और इससे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हम लीनियर प्रोग्रामिंग करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें इसका एक बहुत पावरफुल मेथड है जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड करने के बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन भी क्लोज कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक होता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसकी डिटेल में हम जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये 2 टॉपिक्स कोशिश करने हैं, हमने डिस्कस करने हैं। प्रॉब्लम्स हमने देखने लीनियर प्रोग्रामिंग के किस तरह के होते हैं, क्या होती है ये, किस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें अराइज होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये शायद हम आज ना कर सकें, लेकिन एटलीस्ट हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं किस तरह के होंगे। सोल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसके सोल्यूशन की ही मेनली बात करनी है। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली 2 आज के टॉपिक्स हैं। ओके, सो हम थोड़ा आगे चलते हैं। कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हमने कौन सी करनी है और क्या होती है ये आपको पता है। मल्टी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कुछ फिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। एग्जांपल्स आपके माइंड में अभी से अपीयर हो जाना शुरू होनी चाहिए, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, कैसे अपीयर होती हैं। लेकिन आज मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा, उनकी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हम देखेंगे, फाइंड करेंगे क्या होती हैं, कैसे अपीयर होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं, इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हम लगा रहे कि इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट हो या इनइक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट हो, दोनों हो सकती हैं। इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, सब अलाउड है। ठीक है,
सबसे पहले हमने डिस्कस करने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, मैं बात कर रहा हूँ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ये लेक्चर और अगले 2 लेक्चर्स ये हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स की ही बात करेंगे। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट सब लीनियर हों, लीनियर इक्वेशंस हों, लीनियर इनइक्वालिटीज हों। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होने का क्या मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जितने भी वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कॉन्स्टेंट्स में, सबकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लिनियरिटी होती है ना। लीनियर अलजेब्रा में आपने लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनके सॉल्यूशंस, उनकी डिटेल्स, सब कुछ आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे और उनकी जैसे हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्रीफली उनको रिवाइज भी कर लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और पावर्स इंटीजर्स होती हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स की पावर 1 और 0 हो सकती है, इसके अलावा कोई पावर लीनियर इक्वेशन की नहीं हो सकती। तो जो भी आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना है और जितने भी उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब के सब लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली इसमें एम है, यही चीज़ हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नेचर के हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स की। आज हम देखेंगे 3-4 प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास जिसमें आपके साथ में बात करूंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली अराइज होते हैं और उनके जब हम उनका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं तो उससे लीनियर इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कॉन्स्टेंट्स कैसे आती हैं, इसकी हम थोड़ी आज बात करेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स आज इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये होता है कि आपने मिनिमाइज करना है किसी फंक्शन को, किसी लीनियर फंक्शन को। ठीक है, अब ये लीनियर फंक्शन है क्या ये देख लें आप। अगर मेरे पास एक वेक्टर हो लेट्स से सी, ठीक है, एक वेक्टर हो सी में क्या रख रहा हूं मैं, सी वेक्टर है, इसमें है C1 C2 अप टू सॉन Cn। ठीक है, और एक वेक्टर है मेरे पास x। ठीक है, ये बोल्ड x जो है उस वेक्टर में मैं रख रहा हूं x1 x2 अप टू सॉन xn। ठीक है, तो ये मिनिमाइज करना आपने एक लीनियर फंक्शन को, ये लीनियर फंक्शन है ना, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू सॉन Cn xn। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि n वेरिएबल्स हैं और उनके साथ n कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। लीनियर इक्वेशन आप ऐसे ही लिखते हैं ना, जनरल लीनियर इक्वेशन आपने लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, n वेरिएबल्स हैं और ये इसके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं C1 C2 अप टू सॉन Cn। ठीक है, तो ये सब के सब ये एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, या लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ये अगर मैं वेक्टर C लूँ और ये x लूँ तो C ट्रांसपोज x को अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो यही नहीं आ जाएगा, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू सॉन Cn xn। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शंस भी सारी लीनियर है। तो मैं ये AI ट्रांसपोज जो है इसमें क्या रख रहा हूँ, AI ट्रांसपोज में आपके पास आएगा बेसिकली AI ट्रांसपोज है। AI में अगर आपके पास ये कांस्टेंट्स हो ना, A1 लेट्स से कर लेते हैं पहले, A1 है ओके, सो इसमें कुछ आप वैल्यूज रखेंगे। सो ये A1 वेक्टर है, इसमें A1 कर लें आप, फिर बेसिकली क्या करेंगे A2 कर लें अप टू सॉन AN कर लें। तो ये इससे आपके पास एक कांस्टेंट आ सकती है कि इस तरह की एक कांस्टेंट लिख लें आप। एक इक्वालिटी की कांस्टेंट है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू सॉन AN xn इक्वल टू B। ठीक है, इक्वल टू B1 कर लें लेट्स से। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वालिटी कांस्टेंट आ जाएगी, ऐसे ही है ना। अब इसको हमने और बहुत सारी लिखनी है ना कांस्टेंट्स, तो इसको A11 कर दें, इसको A12 कर दें, इसको A1n कर दें और इसको B1 कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वालिटी की कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और लिखनी है, आप कहें A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस अप टू सॉन
a2n(xn) इज इक्वल टू b2। ये एक और इक्वालिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल्स जो हैं उनका सम और कुछ मल्टीपल्स हैं उसके इक्वल टू b2। ये कांस्टेंट है ना एक वेरिएबल्स की वैल्यूज के ऊपर। तो आपने मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों हो सकते हैं। और ये उसके ऊपर लेट्स से ये दो कांस्टेंट्स हैं, इसके अलावा मे बी इसकी n कांस्टेंट्स आप ले सकते हैं। तो मे बी आखिरी कांस्टेंट होगी an1x1 प्लस an2x2 प्लस अप टू सो ऑन ann(xn) इक्वल टू bn। ठीक है, तो ये सारी इक्वालिटी कांस्टेंट्स हैं, लेट्स से a चाहिए। और इसी तरह इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स भी हो सकती हैं। तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट के लिए कुछ और सिंबल आप यूज कर लें, उससे इनइक्वालिटी कांस्टेंट इसी फॉर्म की लिख लें। अब ये आपको पता है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने आपके लिए लिख दिया ना। तो हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप लीनियर अलजेब्रा बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। तो इस हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब इसका जो मैट्रिक्स है ना कोफिशिएंट्स का, उसको मैं कह रहा हूँ लेट्स से ये a1 है, और ये जो वेरिएबल्स हैं फिर वो x हो जाएगा इक्वल टू b1, ये हो जाएगा ना। तो ये वेक्टर b1 है। सो इसको अगर मैं करना है तो फिर उसके लिए आपको पता है ना, इस तरह का जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे पास होता है, a11 x1 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn इक्वल टू b1, और इसमें और इक्वेशंस हैं, और फिर an1 x1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an xn इज इक्वल टू bn। ये इसमें दरमियान में भी इक्वेशंस है ना। तो अब ये आपने करना है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, a11 a12 अप टू सो ऑन a1n, लेट्स से एक और मैं लिख देता हूँ a21 a22 अप टू सो ऑन a2n, और फिर आप अप टू सो ऑन an1 an2 अप टू सो ऑन ann। ये मैट्रिक्स है, टाइम्स इसके x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, अप टू सो ऑन xn हो जाएगा, इक्वल टू इसके हो जाएगा b1 b2 अप टू सो ऑन bn। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। इस मैट्रिक्स को आप यूजुअली कहते हैं ये a है, इसको x कहते हैं, इसको b कहते हैं। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ax1 माइनस b1 कह लें लेट्स से, इक्वल टू 0। अब ये देखें ये कॉन्स्टेंट्स, दोबारा से इस सिस्टम को देख लें, ये एज की कॉन्स्टेंट्स मैंने लिखी हैं। और इसी तरह सिमिलरली आप ये जो इनइक्वालिटी की कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी ऐसे ही लिख लें, सारी को लिख लें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी चीज़। अब ये इसमें लेस देन इक्वल टू की आप मे बी एच जी और मे बी आपके पास एक और कांस्टेंट है एफ, उसमें सारी ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट्स हैं, उनको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास जनरल प्रॉब्लम होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें ये गिवन होगा कि मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स, जो कि लीनियर फंक्शन है, subject to these constraints, let's say a1x is equal to b1, a2x is equal to b2। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। जनरल जो लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा वो होगा लेट्स से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो भी आप करना चाह रहे हो उस केस में मिनिमाइज करना है किसको, c ट्रांसपोज x। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन होगा एक c ट्रांसपोज x, मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ है। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, आप कहेंगे या कॉन्स्ट्रेंट्स ये हैं ax इज इक्वल टू b1, लेट्स से a1, a2x इज लेस देन इक्वल टू b2, a3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b3। तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं। जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम इस तरह का होता है। ठीक है, तो हम जो जितनी भी इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, जितनी इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, और आपके पास बेसिकली लेस देन इक्वल टू की अलग मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू की है उसकी अलग मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है। तो आपके पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक वर्जन है लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम का। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट्स हैं, जब हम इनको सॉल्व करने जाते हैं तो हम इन सब को इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं इसमें। ओके, सो प्रैक्टिकल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, दूसरी चीज़ जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी है कि लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं, उनका मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनता है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करेंगे। और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स हैं ये हम खुद से नहीं बना रहे, ये रियल लाइफ से अपीयर हो रहे हैं। जैसे जितने भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं
उन सब के बिहाइंड मेरी कोशिश रही है कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की भी उनके साथ बात करें कि प्रैक्टिकल ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उनको उन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के मेथड्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मेथड है वो बहुत ही पावरफुल है, तो इसके प्रॉब्लम जो हैं वो और भी कॉम्प्लिकेटेड और पावरफुल होते हैं, तो इसमें आपके पास काफ़ी डिटेल आएगी। अब इसमें ये एक मेरे पास प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। क्या है? अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, X1, X2, X3, X4, कोई सी 4 प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। कोई सी कंपनी हो सकती है आपके पास, कोई लेट्स से मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, उसने 4 डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक्स बनाने हैं, ठीक है, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ना। तो लेट्स से आई डोंट नो जो भी कंपनी आप लेना चाहें, तो मे बी कोक की कंपनी है, उसने कोक बनानी है, स्प्राइट बनानी है, मे बी आई डोंट नो, मे बी मरिंडा उनकी है, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स आपने लेनी है। तो ये चारों प्रोडक्ट्स जो भी कोक कंपनी बनाती है उनको हम X1, X2, X3, X4 कह रहे हैं। ये 4 प्रोडक्ट कोई सी कंपनी बना सकती है, ठीक है। तो देयर आर 3 इनपुट्स टू दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। लेबर इन मैन वीक्स, मतलब उनके यूनिट्स होते हैं ना, मैन वीक्स, इतने मैन वीक्स चाहिए मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो 3 ज़ाहिर इनपुट्स, लेबर होगी तो मशीनें चलेंगी तो ज़ाहिर प्रोडक्शन होगी। और दूसरी इसमें है किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल ए, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है ना ए, 2 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसमें, और वर्क फोर्स यूज़ हो रही है। तो सारी चारों प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी बेस बेसिकली सेम है, उनमें 2 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, कुछ में ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ में कम यूज़ होता है। तो आप कह सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के मे बी 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ थोड़ी से वीक है, तो रॉ मटेरियल यूज़ होता है किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए और बॉक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल बी, ठीक है। तो उस जो रॉ मटेरियल बी है वो बॉक्सेस में आता है और जो रॉ मटेरियल ए है वो किलोग्राम्स में मिलता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हमारे पास उसके जो प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स ये हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो प्रोडक्शन होगी, इनमें से ज़ाहिर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। ओके, हर प्रोडक्ट की अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, ज़ाहिर है अगर चारों प्रोडक्ट्स की इनपुट रिक्वायरमेंट सेम है तो चारों प्रोडक्ट्स भी सेम हो जाएंगी ना। सेम इनपुट रिक्वायरमेंट से आप फिर नई प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो हर प्रोडक्ट जो है उसमें आपको किसी में कम मैन वीक्स चाहिए, कोई आसान है बनानी, कोई थोड़ी मुश्किल है, कोई उससे मुश्किल है, तो हर किसी के लिए मैन वीक्स डिफरेंट चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई एक वर्कर 1 घंटे में प्रोडक्ट बना लेता हो, तो जो दूसरी है वो सारे वर्कर्स मिलके जो है वो 1 दिन लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो सकती हैं ना, सबके अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। सबको अपना अपना इनपुट लेवल चाहिए, सबको अपनी लेवल ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब जब हर वीक की प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना ना मैन्युफैक्चरर ने, ज़ाहिर है वो प्रोडक्शन शेड्यूल बनाएगा ना, इस वीक मैंने इतनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो अब ज़ाहिर है जब वो प्रोडक्शन शेड्यूल बना रहा है तो ना तो वो अवेलेबल मटेरियल जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, जितना है उतना ही यूज़ करेगा ना, इससे ज़्यादा अवेलेबल रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? पैसे होंगे तो रॉ मटेरियल आएगा। तो हम बेसिकली ये अज्यूम करें कि जितना रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है उससे ज़्यादा परचेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या पैसे हैं तो हमने उनको गुड्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है, वर्कर्स की सैलरी भी देनी है, तो रॉ मटेरियल के ऊपर स्पेंड करने के लिए इसके अलावा हमारे पास और अमाउंट नहीं है। तो जितना रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी एक कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास आ रही है कि मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं ए और बी, उनकी फ़िक्स क्वांटिटी अभी पता चल जाएगा वो फ़िक्स क्वांटिटी कितनी है, और हमें ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गिवन है, एक टेबल में आपको दिखाता हूँ, उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने इसकी कॉन्स्टेंट्स लिखनी है इस प्रॉब्लम की सारी। तो इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है उस टेबल को देखते हुए, जितने रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, फिर प्रोडक्ट्स X1, X2, X3, X4 बनानी है। तो ये सब कुछ हमें इसमें करना है, ठीक है। ये टेबल है, टेबल में क्या है, ये जो प्रोडक्ट X1 है ना, इसको बनाने के लिए 1 मैन वीक चाहिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट A है उसके 6 किलोग्राम चाहिए,
और प्रोडक्ट बी के 3 बैग्स चाहिए, 3 बॉक्सेस चाहिए। ये किलोग्राम्स में आती है ना, आपको अभी मैंने बताया, और ये वाली जो है वो ये बॉक्सेस में आती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट X1 को बनाने के लिए जो है क्या चाहिए, 1 मैन वीक चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट जो A है उसके प्रोडक्ट A के जो हैं वो 6 किलोग्राम चाहिए और प्रोडक्ट B के 3 किलोग्राम चाहिए। जो प्रोडक्ट X2 है वो थोड़ी मुश्किल है बनानी, तो उसके लिए 2 मैन वीक्स चाहिए। जो किलोग्राम्स हैं प्रोडक्ट A के, बेसिकली ये रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल A है और ये रॉ मटेरियल B है। तो रॉ मटेरियल A के 5 किलोग्राम चाहिए और रॉ मटेरियल B के 4 बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोडक्ट X3 है उसके लिए 1 मैन वीक चाहिए। प्रोडक्ट B के बॉक्सेस ज़्यादा उसमें यूज़ होते हैं और प्रोडक्ट A के जो रॉ मटेरियल है वो कम यूज़ होता है। तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये प्रोडक्ट X4 की स्पेसिफिकेशन है। तो पहली 2 बेसिकली प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनमें ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो रॉ मटेरियल A की है और आखिरी 2 हैं उनमें रॉ मटेरियल B की इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक। तो प्रोडक्शन लेवल जो है X1, X2, X3, X4 है हमारे पास कि कितने इसके कितने प्रोड्यूस करने हैं, इसके कितने प्रोड्यूस करने हैं, इसके कितने प्रोड्यूस करने हैं और इसके ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास। X1 प्रोडक्ट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, X2 ये कैपिटल X2 प्रोडक्ट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, X3 कैपिटल X3 प्रोडक्ट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है और X4 कैपिटल X4 प्रोडक्ट्स कितनी आपने प्रोड्यूस करनी है। अब इसके हमने लिखने हैं, इसकी हमने कंडीशंस लिखनी है। अब यहाँ से आप शुरू करें। सबसे पहली बात, सबसे पहली कॉन्स्टेंट जो आपको स्ट्रेट अवे नज़र आनी चाहिए वो कॉन्स्टेंट क्या है, ये देखें, ये आप जितनी अवेलेबल इनपुट है 20 मैन वीक्स अवेलेबल हैं टोटल, मतलब आपके पास 20 वर्क फोर्स है टोटल और 20 लोग ही काम करेंगे पूरे वीक में, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 20 मैन वीक्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 20 आपकी टोटल वर्क फोर्स है और आपके पास 100 किलोग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट A पड़ा हुआ है और 75 किलोग्राम्स ऑफ 75 बॉक्सेस जो हैं वो प्रोडक्ट B के पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने इनको यूटिलाइज करना है इस तरह कि आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। अभी प्रोडक्शन फंक्शन मैं बनाता हूँ वो क्या है, लेकिन बेसिकली आपने इनको ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ऐसे ही करना है ना। अब इसकी कॉन्स्टेंट्स बहुत सिंपल हैं बनानी कि जितने भी आप मैन वीक्स यूज करें ना इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो 20 से कम होने चाहिए या मैक्सिमम 20 के इक्वल हो जाएं, ठीक है। क्लियर है ना, सेंस बन रही है ना इसकी। बहुत सिंपल मैं वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि ये जो X1 है प्लस 2 टाइम्स X2 प्लस X3 प्लस 2 टाइम्स X4 ये लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 20 होना। इससे ज्यादा मैन वीक्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। मैन वीक्स जब अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे आप वहां से प्रोड्यूस कैसे करेंगे, है ही नहीं। और इसके बाद प्रोडक्ट A के जो किलोग्राम्स अवेलेबल हैं वो भी आप जितनी भी ये बनाएं प्लस जितनी भी ये बनाएं प्लस जितनी भी ये बनाएं प्लस 2x4 ये भी लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। ये दूसरी कांस्टेंट है आपके पास। और थर्ड कांस्टेंट इसके ऊपर क्या आ रही है कि 3x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 प्लस 12x4 शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 75, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास ये 3 कांस्टेंट्स हैं, सही है। अब 3 कांस्टेंट्स क्या हैं आपको नजर आ रही हैं, ये कांस्टेंट्स क्या हैं, सामने नजर आ रहा है कि जो भी आप बेसिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें ये हम बाद में डिटरमिन करना चाह रहे हैं कितनी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करें, लेकिन जितनी भी आप प्रोड्यूस करें उनमें जो मैन वीक्स लग रहे हैं वो 20 से लेस होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें उनमें जो किलोग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट A यूज हो रहे हैं वो 100 किलोग्राम से कम होनी चाहिए और 75 बॉक्सेस से ज्यादा हमारे पास नहीं है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट B के, ठीक है। तो ये बेसिकली अब आपने प्रोडक्शन लेवल इसका डिटरमिन करना। एक इसके ऊपर और कांस्टेंट है जो आपको नजर नहीं आ रही, वो कांस्टेंट क्या है कि अब प्रोडक्शन है ना, आपने प्रोडक्ट्स बनानी है, तो प्रोडक्ट्स बनानी है तो X1 प्रोडक्ट है, X2 प्रोडक्ट्स हैं, X3 हैं, X4 प्रोडक्ट्स बनानी। जाहिर है ये नेगेटिव प्रोडक्ट बनाने की तो कोई सेंस नहीं बनती ना कि -1 प्रोडक्ट हमने बना ली, इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट्स जितनी भी आप बना रहे हैं ना इनका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स मैंने आपके लिए लिखी, बहुत बहुत सिंपल कॉन्स्टेंट्स थी
कि 3 कांस्टेंट वो, ये चौथी कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है ना, कि ये कॉमन सेंस है कि प्रोडक्शन लेवल जितना भी है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करेंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती हैं। आप चाहें तो x1 कोई भी प्रोड्यूस ना करें, x2 भी कोई भी प्रोड्यूस ना करें, x3 और x4 भी सारी बना लें, तो अब ये आपकी मर्जी है। लेकिन बेसिकली आपने जो भी बनानी है वो जीरो या जीरो से ज्यादा बनाएंगे, कम नेगेटिव में नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप केयरफुली देख लें। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4, ये सब वेरिएबल्स हैं ना, और ये सब लीनियर है, इन सब की पावर 1 है। इसके अंदर कोई भी नॉन लीनियर वेरिएबल अपीयर नहीं हो रहा। प्रोडक्शन बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम है ये, और आप किसी भी इंडस्ट्री जो सिंपल एनाफ इंडस्ट्री हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स, इतने ही पैरामीटर्स हों जितने मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसको आराम से। लेकिन आप ये देख लें कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब की सब लीनियर है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू की सारी कॉन्स्टेंट्स और सब की सब लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू की कॉन्स्टेंट, अगर इसको भी आप काउंट करना चाहें तो x1 x2 x3 x4 ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इसको हम कॉन्स्टेंट में लिखते नहीं हैं, ये हम अपने सोल्यूशन जब हम बनाते हैं, इसका सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर देख लेंगे कि वो सोल्यूशन लेंगे जो x1 x2 x3 x4 सारे उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, अब एक और इसी प्रॉब्लम का वर्जन है। तो इस प्रॉब्लम की हमने कॉन्स्टेंट्स तो बना ली ना, कॉन्स्टेंट्स बना ली। अब इसका क्या करना क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज क्या करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें कि हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट x1 का यूनिट, एक यूनिट जो है ना वो $6 में सेल होगा, ठीक है, और x2 का $4 में सेल होगा, x3 का $7 में सेल होगा और x4 का $5 में सेल होगा, ठीक है। तो ये इनकी सेलिंग प्राइस है। अब इसका मतलब है आपका जो टोटल रेवेन्यूज हैं वो कितने आएंगे, 6 टाइम्स जितने आपने x1 के बनाए हैं, ठीक है, 6x1, 4 टाइम्स जितने x2 के बनाए हैं, और 7 टाइम्स जितने आपने प्रोडक्ट्स x3 की बनाई हैं, और 5 टाइम्स x4। तो ये आपकी टोटल रेवेन्यूज हैं, ठीक है। और ये x1 x2 x3 आपका डिसीजन वेरिएबल है ना, आपने प्रोडक्शन डिसीजन है आपका, ये कितना बनाना चाह रहे हैं आप। x1 की आज कितनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे आप, x2 की इस वीक में कितनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, x3 की इस वीक में कितनी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, x4 की इस वीक में कितनी प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्शन डिसीजन है कि इतनी बननी चाहिए, इतनी हम बना सकते हैं और इतनी जरूर बननी चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी, इतनी हम बना सकते हैं अपने पैरामीटर्स में रहते हुए। तो ये आपने बताना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारा फंक्शन है जो रेवेन्यूज का फंक्शन है, इसको हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स अभी हमने लिखी हैं इस प्रॉब्लम की, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या बन गया, मैक्सिमाइज f of x1 x2 x3 x4 is equal to 6x1 plus 4x2 plus 7x3 plus 5x4, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, जो भी कॉन्स्टेंट्स अभी आपने लिखी थी, ठीक है। कौन सी कॉन्स्टेंट्स हैं जो अभी हमने लिखी हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये वाली कॉन्स्टेंट्स, इन कॉन्स्टेंट्स को वहां पे लिख दें तो आपके पास एक पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बन गया कि ये फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और वो कॉन्स्टेंट्स हैं। फंक्शन खुद लीनियर है, सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स लीनियर है, ठीक है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, एग्री कर रहे हैं ना। लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्या था कि आपने क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था अपनी कॉन्स्टेंट्स को, सॉरी, आप जो मैक्सिमाइज करना था फंक्शन या मिनिमाइज करना था वो लीनियर होना चाहिए, और जो आपके ऊपर उसकी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब की सब लीनियर होनी चाहिए। ये हमारे पास प्रॉब्लम था ना। अब इस जो प्रॉब्लम है इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो, अब यहाँ सिंपल है ना, c आपके पास है, c है 6 4 7 5, तो x क्या है, x है x1 x2 x3 x4, ठीक है। और आपका फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू c ट्रांसपोज x, ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। सिंपल हमारे पास ये फिनोमेना है। ओके, अब ये आपके पास हमारे पास आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। अब इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी,
मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसका होगा ए, अगर आप लिखना चाहें वो हो जाएगा 1 2 1 2 6 5 3 2 और 3 4 9 12, ठीक है। और आपका जो कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगी वो बेसिकली नजर आएंगी, ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। बी क्या है 20 175, तो ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बन गया। ओके, तो इश्यू तो नहीं है कोई, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हमने फाइंड कर ली, इसका मैथमेटिकल मॉडल बना लिया। सॉल्व कैसे करेंगे ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे ये इंशाल्लाह अभी आ रहा है कि इन सब के सोल्यूशन की हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम लीनियर प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, कहाँ से अपीयर हो रही है, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, तो ये हम पहले करना चाह रहे हैं। इसका सोल्यूशन हम करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, हम सिंपल 1-2 एल्गोरिदम्स हैं जिसकी हम बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब ये दूसरा मेरे पास प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है मैंने ये किसी एग्जांपल से, किसी बुक से लिया, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, X1 और X2 उसकी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके पास मशीन्स 3 हैं, M1 M2 और M3 उसकी 3 मशीन्स हैं, ठीक है, जिनसे वो 2 ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन 3 मशीनें हैं उनके पास। ओके, अब बेसिकली हर मशीन जो है वो प्रोडक्ट X1 भी प्रोड्यूस कर सकती है, X2 भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बेसिकली हम ये कह रहे हैं। और लेकिन हर मशीन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है, मे बी उसमें मशीन में सर्टन उसकी स्पेसिफिकेशंस है, इतने टाइम से ज़्यादा उसको कंटिन्यूसली आप रन नहीं कर सकते हैं, तो हर मशीन के लिए सर्टन स्पेसिफिकेशंस है, उसको इस टाइम से ज़्यादा नहीं रन कर सकते, ठीक है। जो प्रोडक्शन टाइम है हर प्रोडक्ट का मशीन इंडिविजुअल मशीन्स के ऊपर, उसके लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ये देखना चाह रहे हैं, हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं कंबाइंड टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल 3 मशीन्स, जितना हम तीनों मशीन्स का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं वो हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो लिमिटेड टाइम के लिए रन होती हैं मशीन, लेट्स से पहली मशीन को बंद करेंगे, दूसरी को रन करेंगे, फिर दूसरी को बंद करेंगे, तीसरी को रन करेंगे। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि हम जितने टाइम के लिए वो मशीन रन हो रही हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम हो। ज़ाहिर है मशीन रन होंगी तो फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन होगी ना, तो हमने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स बन जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएं, और जो प्रोडक्शन टाइम है मशीन्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम उनको रन कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन टाइम जो है वो मशीन्स X1 X2 ये ये प्रोडक्ट्स X1 X2 हैं और ये मशीन M1 M2 M3 हैं, ठीक है। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, ये करना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट X1 को अगर मशीन 1 पे बनाएं तो उसके अंदर लेट्स से 1 आवर लगते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट अगर बनाएं X1 की मशीन M1 के ऊपर तो 1 आवर लगता है, और X2 के ऊपर भी 1 आवर लगता है, लेकिन ये मशीन जो है सिर्फ 8 घंटे के लिए रन हो सकती है, कि बड़ी अच्छी मशीन है कि दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही घंटे में बना देती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट इससे बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं 8 आवर्स के लिए रन कर सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है ना। ओके, दूसरी मशीन है वो प्रोडक्ट X1 को तो 1 घंटे में बना देती है, लेकिन प्रोडक्ट X2 को 3 घंटे में बनाती है। अब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट X2 को इसमें बनाना है ना, तो इसमें लॉस ही हो रहा है बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है प्रोडक्ट। हम मशीन 1 से उस प्रोडक्ट को 1 घंटे में बना सकते हैं, मशीन 2 से बनानी हो तो 3 घंटे लगेंगे। इसका मतलब, लेकिन इसके एडवांटेज ये है इस मशीन का कि 18 आवर्स तक हम इसको रन कर सकते हैं पर डे, 18 आवर्स तक इसको रन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है। और लेकिन M3 जो थर्ड मशीन है वो फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने में 2 आवर्स लेती है और सेकंड प्रोडक्ट को बनाने में 1 आवर लेती है। फिर वही बात है कि फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने में ही ज़्यादा टाइम लेती है, और इसका जो अवेलेबिलिटी टाइम है वो 14 आवर्स है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि X1 आपके यूनिट्स हैं जो आप रोज़ाना बनाएं, इसके X1 के, और X2 यूनिट्स हैं जो आप रोज़ाना बनाएं प्रोडक्ट X2 के, तो आपका X1 प्लस X2 जो है वो डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू
8 होना चाहिए ना। ये फर्स्ट कांस्टेंट है आपके पास, फर्स्ट मशीन जो है उसकी ये कांस्टेंट है कि वो 8 आवर्स से ज़्यादा आप उसको रन नहीं कर सकते। दूसरी ये होगी कि x1 प्लस 3x2 ये भी लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, और 2x1 प्लस x2 ये लेस देन इक्वल टू 14 होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास ये तीनों कॉन्स्टेंट्स आ गई। अब फिर वही बात है, प्रोडक्ट्स बनानी है तो वो x1 x2 x3 ये x1 और x2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स जो मैंने लिख दी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, x1 और x2 प्रोडक्शन लेवल है, जाहिर है प्रोडक्ट x1 के कैपिटल x1 के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट कैपिटल x2 के कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं, तो ये स्मॉल x1 x2 से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, सो कंबाइंड प्रोडक्शन टाइम फॉर ऑल 3 मशीन्स क्या होगा। अब ये देखें, ये प्रोडक्शन टाइम जो है तीनों मशीन्स का क्या आ रहा है मेरे पास, 1 + 1 + 2 ये 4 है कंबाइंड प्रोडक्शन टाइम तीनों मशीन्स का प्रोडक्ट x1 के लिए, तो 4 टाइम्स x1 ये हो जाएगा। और कंबाइंड प्रोडक्शन टाइम जो प्रोडक्ट x2 के लिए वो है 1 + 3 + 1, तो ये 5 टाइम्स x2 हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोडक्शन टाइम है सब प्रोडक्ट्स के लिए, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बन रही हैं उस मशीन से, ये उनका टोटल प्रोडक्शन टाइम है। ठीक है, अब इसको हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन टाइम को क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्शन टाइम है टोटल, इसको आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और ये आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब ये अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है ना, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी लीनियर है और जो उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स आ रही हैं वो भी सब की सब लीनियर है। तो ये हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब होपफुली मजीद क्लियर हो गया होंगी ये चीज़ें कि कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स आती कैसे हैं, उनका मतलब क्या होता है, और फिर लीनियर कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब है और लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है। ओके, अब ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम, इस केस में मैंने इसको बना के भी लिख दिया कि C ट्रांसपोज X मैंने इसको लिखा है, X में आपके पास वेरिएबल हैं x1 x2, और C ट्रांसपोज आपने फंक्शन था तो C आपके पास है 4 5 आई थिंक। ठीक है, तो ये C ट्रांसपोज X हो जाएगा, ये 4 5 है। ठीक है, और ये x1 x2 है, और फिर A जो है वो आपको पता है यहाँ से आपने बनाना ना, तो ये A हमारे पास यहाँ से बनेगा। A क्या है, 1 1 1 3 2 1, तो ये मैट्रिक्स मैंने वहाँ लिखा हुआ ना, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसी तरह B आपके पास क्या है, 8 18 और 14 का वेक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ, मतलब इसको वेक्टर नोटेशन में आप लिख लें। सही, तो ये आपके पास इस केस में अगेन जो जनरल प्रॉब्लम हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का बनेगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये मैंने हर प्रॉब्लम को आप इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके लिए, लीनियर अलजेब्रा से हम इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम्स और देखने। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल प्रॉब्लम है, बहुत पावरफुल प्रॉब्लम है। इसमें कॉन्स्टेंट्स देखें कितनी ज़्यादा हैं। अब इसमें देखें, मैं इसकी डिटेल में थोड़ी जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरे पास, और उसके प्लांट्स हैं 3 सिटीज़ में, A, B और C 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके प्लांट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे उन प्रोडक्शन हो सकती है। अब कंपनी प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोडक्ट्स टू डीलर्स इन वेरियस सिटीज़। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में उनके डीलर्स हैं, तो जाहिर है उनको प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ताकि वो आगे सेल कर सकें उनको। ठीक है, तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द कंपनी हैज़ 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A, 40 यूनिट्स इन प्रोडक्ट B एंड 30 इन प्रोडक्ट C। ठीक है, किसी भी दिन में, किसी भी पर्टिकुलर डे में जो कंपनी है उसके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ना A B C, उसके 30 यूनिट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट A के, 40 प्रोडक्ट B के वो बनाते हैं, और 30 यूनिट्स जो प्रोडक्ट C के बनाते हैं। ठीक है, और ये जो कंपनी है ये शिपिंग करना चाहती है 20 यूनिट्स टू D, ये शिपिंग पॉइंट है, 20 यूनिट्स टू E और 25 यूनिट्स टू F और 35 यूनिट्स टू G।
ओके, सो कंपनी को ऑर्डर आया कि एक डेस्टिनेशन है डी, वहाँ पे 20 यूनिट्स चाहिए, एक डेस्टिनेशन है ई, वहाँ पे भी 20 यूनिट्स चाहिए, डेस्टिनेशन है एफ, वहाँ पे 25 यूनिट्स चाहिए, और एक डेस्टिनेशन है जी, यहाँ पे 35 यूनिट्स चाहिए। अब ये देखें यहाँ स्पेसिफाई नहीं हुआ कि किस प्रोडक्ट के, बस 20 यूनिट्स भेज दें, तीनों के मिक्स करके प्रोडक्ट्स भेज दें आप 20 यूनिट्स, और इसी तरह 20 यूनिट्स ई के ऊपर भेज दें, एफ के ऊपर 20 यूनिट्स, 25 और 35, टोटल देखें आपके पास हैं 100 यूनिट्स, और इन सब को भी ऐड करेंगे ना तो 100 यूनिट्स बन रहे हैं। तो आपने उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स मिल वहाँ पहुँच जाए ना। तो अब जो भी ऑर्डर उन्होंने भेजे हैं वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो इन तीनों प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स मांग रहे हैं, सिर्फ हमें ये पता है कि वो उन्होंने इतने यूनिट्स डिमांड किए हैं। ठीक है, चले अब हमें ये पता है कि नेक्स्ट टेबल में आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट बिटवीन सिटीज आर गिवन। तो नेक्स्ट में आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की। ठीक है, डिफरेंट सिटीज में सिटीज हैं डी, ई, एफ और जी। ठीक है, तो अब हमने ये करना है कि हमने ये क्वांटिटी सप्लाई करनी इन चारों डेस्टिनेशंस के ऊपर, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के लिए ये हमारे पास टेबल है कि अगर आपने ये जो प्रोडक्ट ए है इसको देखें, प्लांट्स हैं सिटीज ए, बी और सी में, तो प्रोडक्ट एक ही है, उसके प्लांट्स हैं सिटी ए, बी, सी में। तो ये अगर आप सिटी ए से डी में जाएं तो $7 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आएगी। सिटी बी से डी में जाएं तो भी $7 आएगी, लेकिन सिटी सी से डी में आप ट्रांसपोर्ट करेंगे ना तो $5 आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर सिटी ए से ई में जाएंगे तो $10 पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, और सिटी ए से एफ के ऊपर $14 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, और सिटी सी से अगर मैंने सिटी एफ पे जाना हो तो $15 पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो यहाँ ए के ऊपर 30 पड़े हुए हैं, टोटल यूनिट्स जो हैं वो बी के ऊपर 40 पड़े हुए हैं, और टोटल यूनिट्स जो सी के ऊपर वो 30 पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी 100 है और डिमांड जो है वो भी 100 है। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। अब हम इसमें कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हैं? 7x1 प्लस 10x1 to 11 प्लस 14x1 3 प्लस 8x1 4, ये सब हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम ऐड कर रहे हैं। ये देखें 7, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए से डी के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास कॉस्ट है x11। ठीक है, जितने यूनिट्स यहाँ से हमने भेजने हैं, ए से ई के ऊपर जितने यूनिट्स भेजने हैं उसको x12 कह देते हैं। तो इन सब को मैंने ऐड करना है बेसिकली, तो हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? तो ये जो x11, x12, x13, x14 हैं, ये टोटल जो यूनिट्स हैं यहाँ पे जो ए के ऊपर पड़े हुए 7x11 प्लस 10x12 प्लस 14x13 प्लस 8x14, ये टोटल 30 है, 30 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट आपके यहाँ से आ जाएंगी ना, 3 कांस्टेंट यहाँ से आ जाएंगी, ये तीनों कांस्टेंट्स वो जो रोज 3 लिखी हुई है टेबल्स की वहां से आ जाएंगी। एक आपके पास जो प्रोडक्शन प्लांट ए है उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 30 है, फिर 40 है बी की और 30 है सी की। तो ये 3 कांस्टेंट्स हैं। फिर सिर्फ ये कांस्टेंट्स नहीं मीट करनी, आपने ये कांस्टेंट भी मीट करनी है कि आपने ऑर्डर अपने कस्टमर्स का फिल करना है, पूरा करना है, ऑर्डर पूरा करना है। तो अब आप चाह रहे हैं कि ये जो आपने डी के ऊपर भेजना ना, ये टोटल 20 होना चाहिए। तो ये वेरिएबल x11 है, इसको आपने x21 किया हुआ है, इसको x31 लेंगे। तो इन टोटल इन तीनों को ऐड करके आपके पास टोटल 20 आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 20 आना चाहिए, ये आपके पास है। दूसरा आप सेकंड कॉलम से बनाएंगे, फिर थर्ड कॉलम से, फिर फोर्थ कॉलम से, ये सारी इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने एक फंक्शन है, काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो लीनियर है, सारे वेरिएबल्स उसके अंदर लीनियर हैं, फिर उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब की सब लीनियर हैं।
तो ये आपके पास प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका फिर मिनिमाइज हमने प्रोसेस फाइंड करना है, कैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे, तो ये हमारे पास इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी। अब एक और प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमने प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, रेवेन्यूज़ का कॉस्ट, मशीन टाइम जो है उसका टाइम, जो मशीन की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैक्सिमम यूजेज उसका, ये 3 देख लिए। अब एक मैं आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट से। इसमें हम क्या कर सकते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बैटरी चार्जर सर्किट है कि आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, उसको आपने चार्ज करना है और ये उसका सर्किट बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेजेस आपको पता है, कुछ करंट्स फ्लोर्स, हर इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ वोल्टेजेस होती हैं। ये 30 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट्स आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, ये 6 वोल्ट्स यहाँ से सप्लाई हो रही हैं, ये 10 वोल्ट्स यहाँ पे हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R1, R2, R3, R4, R5, 5 रेजिस्टेंस हैं। फिर इसके अलावा करंट ज़ाहिर फ्लो करें, I1, I2, I3, I4, I5, ये सब करंट्स इसमें फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपका प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है जो कि आपके पास 30 वोल्ट्स का उसके पास सोर्स है और 10 वोल्ट, 6 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरीज जो हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं पैरेलल में, ठीक है। ठीक है, 30 वोल्ट का सोर्स को आपने यूज करना है और ये 3 बैटरीज लगी हुई हैं पैरेलल में, इन तीनों को आपने चार्ज करना है, ठीक है। 30 वोल्ट की आपके पास बैटरी है, सोर्स के ऊपर पड़ी हुई है और उसको यूज करते हुए आपने इन तीनों बैटरीज को चार्ज करना है, ठीक है। तो चार्जिंग आपको पता है ना, आप बैटरी लगाते हैं तो उसके साथ चार्जिंग करते हैं आप, तो ये चार्जिंग का सर्किट है, बेसिकली बैटरीज से बैटरीज चार्ज हो रही हैं, ठीक है। तो 10 वोल्ट, 6 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरीज आपने चार्ज करनी है और लेकिन जो सोर्स है उसके अंदर 30 वोल्ट है टोटल, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, करंट्स जो फ्लो करती हैं वो मैक्सिमम हो सकती हैं 4 एम्पेयर I1, 3 एम्पेयर I2, 3 एम्पेयर I3 हो सकती है, 2 एम्पेयर I4 हो सकती है और 2 एम्पेयर I5 हो सकती है। ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई हैं उनसे आपको ये पता चलता है कि ये मैक्सिमम करंट्स हो सकती हैं उस सर्किट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो बैटरीज हैं वो डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। करंट जो है I1, I2, I3, I4, I5 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो आपका जो डिस्चार्ज प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए, ये करंट्स हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए ताकि बैटरी चार्ज होती रहे, डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपने करंट्स I1, I2 अप टू I5 की वैल्यूज फाइंड करनी है कि आपके जो टोटल पावर ट्रांसफर टू द बैटरीज इज मैक्सिमाइज्ड, ज्यादा से ज्यादा पावर्स बैटरीज को ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। अब 30 वोल्ट टोटल है, फिर उसमें रेजिस्टेंस लगाई हुई है, फिर करंट्स उससे फ्लो करेंगे। तो आपको पता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है, ओहम्स लॉ होपफुली आपको पता होगा। तो ये हमने बेसिकली हमारे पास चार्जिंग यूनिट है, उसमें हमने मैक्सिमम जो करंट है वो फ्लो कर सकता है वो हमें पता है, हमें ओरिजिनल सोर्स की वोल्टेज पता है, बैटरीज जो उसमें लगी हुई हैं उसकी वोल्टेज पता है कितनी, हमने उनको चार्ज करना है। करंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि करंट अगर नेगेटिव होगा तो बैटरीज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी, तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो बैटरीज डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो टोटल पावर ट्रांसफर टू द बैटरीज इज द सम ऑफ पावर्स ट्रांसफर टू ईच बैटरी, ठीक है। और वो ये हमारे पास है 10 I2 प्लस 6 I4 प्लस 20 I5, ठीक है। अब इसको देख लें, ये आपको पता है ना कि वोल्टेज क्या होता है, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली है टोटल पावर है ना, तो ये पावर टाइम्स करंट आप बेसिकली ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 10 वोल्ट्स है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, तो 10 टाइम्स I2 यहाँ से आ रहा है और आपके पास ये करंट फ्लो कर रहा है तो 6 टाइम्स I4 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे I5 करंट फ्लो करेगा तो ये 20 टाइम्स I5 है। तो ये टोटल आपके पास पावर है, तो इसको देख लें, यही लिखा हुआ ना मैंने 20 टाइम्स I5। ओके, सो आपके पास जो टोटल करंट्स हैं ये फिर इसके बाद 2 लॉज हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ
आपके पास है, उसमें नोड्स होते हैं, उसमें आपने देखना होता है, लेकिन बेसिकली एक क्लोज लूप के अंदर जो है वो टोटल करंट्स जो है वो सेम होती है ना। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स लॉज हैं। तो I1 शुड बी इक्वल टू I2 प्लस I3 और I3 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें I1 जो है I2 प्लस I3 है, और दूसरा हमारे पास जो वोल्ट करंट आ रही है I3 दैट शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5। ओके, सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, और ये हमारे पास एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, और I1 ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, I2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, I3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है, ठीक है। और ये सब करंट्स जो हैं I1, I2, I3 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम है, इसके ऊपर इक्वालिटी कांस्टेंट्स भी हैं, इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स भी हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास प्रॉब्लम है, आई नो कि इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी जो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन बेसिकली हमने तो प्रॉब्लम बना लिया, मैथमेटिकली हमें प्रॉब्लम मिल गया, अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली अगेन इन सब में करंट्स देख लें, I2, I4, I5 ये सब लीनियर हैं, इसके ऊपर जो कंडीशंस लग रही हैं वो भी लीनियर हैं, तो ये सब कुछ लीनियरिटी का प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो इस लीनियरिटी के प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है, और इस लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में आपने एक लीनियर फंक्शन है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, और उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब की सब लीनियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब इसमें इस एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व करना है, इवेंचुअली हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स बना रहे थे, ठीक है। तो अभी हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स की 4 एक एग्जांपल्स देखी हैं, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपके पास, अपनी बुक से कंसल्ट कीजिए, किसी भी और बुक में देखेंगे आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर मिलेंगी। तो हमारा एम ये है कि हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करें। तो हम बेसिकली इसकी थ्योरी डेवलप करना चाह रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे अपीयर होगा, ये सारी चीज़ें हमने इसकी डिटेल में बात करनी है। तो आज के लेक्चर को अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम फिनिश हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करना स्टार्ट करेंगे, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी डिटेल सारी इंशाल्लाह ये इंक्लूडेड होगी उस नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में बेसिकली हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस नेक्स्ट में होपफुली मैं सॉल्यूशन टेक्निक्स डेवलप करूंगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मेन मेथड और फिर इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स या काफ़ी सारी। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में नेक्स्ट हम इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को, फिर हमने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग भी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के, तो जिसकी हम अब यूँ समझे कि ये लास्ट जो फ्यू लेक्चर्स हैं ये कोर है, करक्स है लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स का, ठीक है। तो इस ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स को हम जब कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह हम इन द एंड में भी लास्ट 2 लेक्चर्स में हम कोई बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ, अगर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया 30 लेक्चर्स में, हम 2 या 3 बहुत पावरफुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, उनके सॉल्यूशंस कैसे करते हैं ऑप्टिमाइजेशन से, तो होपफुली हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। अभी मैं इस लेक्चर को समराइज कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने एक नया मेथड स्टार्ट किया है, नई चीज़, नई एरिया जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हम कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पे वापस आ गए। अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी हमने की है, दरमियान में सर्च मेथड्स उसके देखें, लेकिन हम कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पे दोबारा वापस आ गए। कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमने बहुत स्पेशल क्लास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की डिस्कस करना शुरू की है। वो कौन सी क्लास है? वो क्लास है उन प्रॉब्लम्स की जिसके अंदर हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों लीनियर होते हैं। लीनियर इक्वेशंस होती हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो इंटीजर पावर्स होती हैं, तो जाहिर है हाईएस्ट पावर 1 है तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 1 और 0 2 ही पावर्स हो सकती हैं बेसिकली। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है और उसकी जो कॉन्स्ट्रेंट है वो भी सब की सब लीनियर है। कॉन्स्ट्रेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, इक्वालिटी की भी हो सकती हैं, इनइक्वालिटी की भी हो सकती हैं, लेस देन इक्वल टू की, ग्रेटर देन इक्वल टू की, इक्वल टू की, ये सब कॉन्स्ट्रेंट्स उसके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब की सब हमने इसके डिटेल में बात की थी।
ओके, तो अब हमारे पास ये कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया सिंपल। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बात करनी थी, इसके बाद हमने प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट किए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से अपीयर होते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में 4 हमने बहुत डिटेल प्रॉब्लम्स की बात की। एक में हमने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना था, रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज करना था। दूसरे में हमने प्रोडक्शन टाइम की बात की, प्रोडक्शन टाइम जो मशीन्स का रनिंग टाइम है, ये थर्ड था शायद, प्रोडक्शन मशीन्स का रनिंग टाइम जो है उसको मैक्सिमाइज करना था, मशीन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। फिर उसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम की बात की जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सर हमारे पास कंडीशंस थी सर्टन कि इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी और इसको आप मिनिमाइज करें, और कंडीशंस थी कि इतने इस डेस्टिनेशन पे इतने चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। और फिर हमारे पास एक लास्ट में प्रॉब्लम था कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था, उसके अंदर हमने जो पावर थी जो बैटरीज को मिल रही थी वो मैक्सिमाइज करनी थी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर भी कॉन्स्टेंट्स थी, करंट्स इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इस तरह की डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स थी। तो ये हमारे पास 4-5 लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स थे जिनकी हमने आज बात की है। इसी डिस्कशन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा टेकअप करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। इन प्रॉब्लम्स के और इस तरह के प्रॉब्लम्स के मैथमेटिकल सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इनकी सॉल्यूशन के बारे में इंशाल्लाह बहुत सारी बात करेंगे। अब मे बी नेक्स्ट जब हम एग्जांपल्स करें तो हम इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशंस लिखने के बाद हम बेसिकली कहें कि ये इक्वेशंस हैं, इनका ये सॉल्यूशन है और ये इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं, सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो हमने रियल लाइफ से लिए हुए हैं, लेकिन हम दोबारा से रियल लाइफ प्रॉब्लम को लेके उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाने की बजाय उसके सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा। तो होपफुली आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, आसान लेक्चर था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो होपफुली चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसकी डिटेल की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन फॉर टुडे, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।